अभिवादन भी सांसद कार्तिक शर्मा की ओर से किया गया। ने वाराणसी से तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल किया और चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा दिया। पीएम ने बताया कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी ज्वेलरी है और कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में पीएम ने बताया कि उनके पास कोई कार नहीं है, पीएम मोदी के पास अपना कोई घर भी नहीं है, ना ही पीएम के पास कोई जमीन है। प्रधानमंत्री ने बीते 15 साल में कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदी है, ना ही कोई नई जमीन खरीदी है। अलबत्ता जो जमीन पीएम के पास पहले से थी वो भी उन्होंने दान कर दी है और अब प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं बची है। प्रधानमंत्री मोदी ने हलफनामे में बताया है कि उनके पास सिर्फ 52,920 रुपए नगद हैं, बैंक में 2,86,00,000 रुपए जमा हैं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में 9,12,000 का इन्वेस्टमेंट है और ज्वेलरी की कुल कीमत 2,67,000 रुपए है। बीते 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति में 87 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में पीएम मोदी की कुल संपत्ति 1,65,00,000 थी। 2019 में पीएम की संपत्ति बढ़कर 2,15,00,000 हो गई थी और 2024 में ये संपत्ति बढ़कर 3,02,00,000 रुपए हो गई। पीएम मोदी के पास ना तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और ना ही उन पर कोई लोन है। प्रधानमंत्री के पास कोई हथियार भी नहीं है और उन पर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं चल रहा है। पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियां ही हैं, जो कि 2014 में भी उनके पास थी। बस इन अंगूठियों की कीमत बढ़ गई है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी ने 1967 में गुजरात बोर्ड से 12वीं पास की है, 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए किया है और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की है। पीएम मोदी ने अपने चुनाव हलफनामे में जशोदाबेन को पत्नी बताया है, लेकिन उनकी संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ अरविंद मोहन सर जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, स्तंभकार युवराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, मगर उसमें आऊं मैं, उससे पहले आपको बताऊं कि ये वही नरेंद्र भाई मोदी है जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो उनके पास जो बचा था जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और दिल्ली आए, तो उन्होंने ये सब पैसे और कहीं पर दे दिए, दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं। उनको मिली हुई गिफ्ट से कन्या शिक्षण का काम किया गया। देखिए, दोनों तरफ लोगों को तो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखता ही है। आज के जमाने में कार न होना, घर न होना, जमीन न होना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी देश के एक प्रधानमंत्री के लिए। यू फॉलो व्हाट यू से। आप जो कहो उसका आचरण करो। एक तरफ आप बात करते हो, राहुल गांधी की आप तुलना कर रहे थे, मेरे हिसाब से तो तुलना ही नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार है। तो 140 करोड़ भारतवासी की जो संपत्ति होगी उसकी तुलना आप ये राहुल गांधी से कैसे करोगे, एक इंसान से? और ये कोई जेफ बेजोस नहीं है ना, या मार्क जुकरबर्ग भी नहीं है, ये तो राहुल गांधी है। तो इतनी संपत्ति तो उनके पास आएगी नहीं। तो ये तो मेरा तो ये मानना है कि ये इन्होंने जाहिर करके देश के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि हर एक इंसान को कैसे रहना चाहिए। अभी जब उनको पता है कि वो देश के मुख्य प्रधान है, देश के मुख्य प्रधान, तो उनके पास तो अपना हवाई जहाज भी रहता है, उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम भी रहता है, आने जाने के लिए। वो अपना जीवन ही ऐसा जीते हैं ना। आपको याद होगा 2014 के अंदर जब वो प्रधानमंत्री बन के दिल्ली पहुंचे थे ना, तो 20 कमरों का जो प्रधानमंत्री आवास था, उस आवास में से उन्होंने 19 कमरों में से बहुत बिन जरूरी चीजें निकाल दी थी।
इनके ट्रक भरवा के भेज दिए, भैया हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आज भी एसेंशियली देखिए उनके कार्यालय के अलावा विशालता आप कहीं नहीं दिखेगी। एक सामान्य मानव की भांति जीने की उनको आदत है। वो 7 वैसे भी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा उसके निवास के तौर पर वहां पर है। प्रधानमंत्री का वो वैसे भी अपना निवास नहीं। राहुल लाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मैं राहुल लाल आपका ही रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं अरविंद जी का रुख करता हूं। राहुल लाल, वो तो भला हो भारत के चुनाव सुधारों का, हालांकि कहा यह जाता है कि चुनाव सुधार अभी और भी होने चाहिए भारत में, जिसके चलते और बेहतर तरीके से चुनाव हो, लेकिन कम से कम ये तो पता चल जाता है कि किसके पास कितनी संपत्ति है अगर वो चुनावी राजनीति में है, और पिछले चुनाव में कितनी थी। तो आज जो है संपत्ति का हम दो, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी इसलिए कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने एक तरीके से तय कर दिया है। पिछले दिनों में जो डिबेट चल रही, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं डिबेट करूंगा, तो उनको एक तरीके से एक ध्रुव की तरह, केंद्र की तरह वहां प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक के पास 3 करोड़ 2 लाख के करीब की संपत्ति है कुल, दूसरे के पास 20 करोड़ से ज्यादा है। ये संपत्ति आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस पूरे तुलना का मैं कोई विशेष नजरिया इसका नहीं समझ पा रहा कि देखिए दोनों के पास जो संपत्ति है वो दोनों के ही संपत्ति वैधानिक तरीके से अर्जित किए गए संपत्ति हैं। हाँ, तभी दिखाई गई है ना। मैं वही कह रहा हूं कि दोनों के संपत्ति जब चुनाव आयोग के हलफनामे में जो भी चीज घोषित है वो बिल्कुल वैधानिक संपत्ति घोषित है। जो घोषित नहीं किया गया होगा किसी के पक्ष के माध्यम से, और बाद में जब हम लोगों को जानकारियां मिलती हैं तो फिर वो एक अलग सा एंगल लेता है। तो वो अभी इस तरह की कोई सूचना दोनों उम्मीदवारों को लेकर नहीं है कि किनके कुछ अवैधानिक वाले जो अघोषित संपत्ति है किसके कितने, उसके कोई ना तो रिपोर्टिंग है ना हम लोगों के पास दूसरे कोई आंकड़े मौजूद हैं। लेकिन हाँ, इसी हलफनामे में प्रधानमंत्री के शिक्षा दीक्षा को लेकर भी जो दावे हैं, वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी डिग्रियां जरूर चर्चे के दायरे में हमेशा से रही। और दूसरी चीज अभी देखिए, तो वो अब मैं उस विवाद में भी नहीं जा रहा कि किसके डिग्री को लेकर क्या चीजें कही गई। एक तरह से पॉलिटिकल साइंस में एक नई डिग्री, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी हम लोगों ने देखी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हाँ, अभी सामने में एक तरह से राहुल गांधी की संपत्ति हम लोगों को ज्यादा नजर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति कम नजर आ रही है। लेकिन जो अभी यहाँ पे कहा गया कि बहुत ज्यादा संपत्ति विरासत के रूप में भी मिला होगा राहुल गांधी को, तो देखिए ये तो हम लोगों ने देखा है कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और उनके मोतीलाल नेहरू, उनके बड़े संपत्ति को उन लोगों ने भी जो है कि दान दिया था। तो ये तो जो भारत के जो बड़े परिवार रहे हैं, जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो ये सामान्य स्थिति देखें अगर आज के हिसाब से हम लोग उस संपत्ति की तुलना करें जो उस समय उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया गांधी परिवार ने, वो एक बड़ी राशि होती है। तो इसके आधार पर दोनों के संपत्तियों के तुलना के आधार पर किस विशेष निष्कर्ष पर पहुंचना कि कौन महान है और कौन कम महान है, यह तुलना बड़ी मुश्किल से चीज है। नहीं, यहाँ पर महानता की बात तो है ही नहीं। जाहिर है कोई संपत्ति के आधार पर तो महान नहीं बन जाता। अरविंद मोहन सर आपके पास आ रही है, और चूंकि जब संपत्तियों का जिक्र हो रहा है तो वो तस्वीर भी राजीव जी जैन में आती है जब थोड़े दिन पहले राहुल गांधी मोदी सर ने मामले में फंसे थे, सरकारी बंगला उन्हें खाली जब करना पड़ा था, तो उस दौरान की क्या तस्वीरें थी और उस वक्त किस तरह की बयानबाजियां हुई थी। बहरहाल अरविंद सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपनी पूरी संपत्ति का चूंकि ब्यौरा दिया गया है और वो देना भी होता है, नियम का एक हिस्सा है। आपने तो चूंकि इससे पहले भी कई सारी सरकारें बदलती हुई देखी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक भी घर नहीं है, अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं है। इससे पहले अगर देखें सरकारों में जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी संपत्ति को और अब मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति को एक अगर मैं चाहूं कंपैरिजन, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान में त्याग तपस्या की बहुत लंबी परंपरा है और ये डिक्लेरेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, और इस फॉर्मेलिटी में हजारों करोड़ रुपए वालों पे भी किसी किस्म की रोक नहीं है, और कुछ 100 रुपया जिन्होंने दिखाया है उनके चुनाव लड़ने पे भी कोई रोक नहीं। ये तो चुनाव अपना एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जहाँ तक आप कह रही हैं, सरदार पटेल की बेटी को उनके रिटायरमेंट के बाद रहने की जगह नहीं, महारानी अमृत कौर को उनके जब वो मंत्री नहीं रही, राज्यसभा में नहीं रही, तो उनको रहने की जगह नहीं। शास्त्री जी को कोई जगह नहीं थी रहने की। शास्त्री जी के रहने की जगह हम सब जानते हैं कि बाद में सरकार ने उनको वो जगह अलॉट। तो इसलिए ऐसी परंपरा कोई हमारे यहाँ बहुत ऐसी नई नहीं है,
और दूसरा ये है कि अभाव अगर नरेंद्र मोदी को होता खाने का, पहनने का, चलने फिरने का, तो वो अभाव तो कहीं दिखता नहीं है। तब आप इसको एक इशू बना सकते हैं। और राहुल गांधी के पास क्या है और हजारों करोड़ वालों के पास क्या है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, ये इशू मेरे ख्याल से तो कुछ खास जपता नहीं। लेकिन अभी जो हमारे मित्र बोल रहे थे हिमांशु जी कि एक कमरा उन्होंने छोड़ दिया, तो हिमांशु जी की जानकारी ये होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बगल के रोड की कोठी भी पीएमओ में जोड़ दी गई और वो सड़क बंद हो गई। अब 3 कोठियों का, पहले इसके पहले तक पीएमओ 2 कोठियों का था, अब 3 कोठियों को, मेरे ख्याल 4-4 एकड़ से ज्यादा की कोठियां हैं बीच शहर में। तो इसलिए ये कह लेना कि त्यागी तपस्वी हैं और एक कमरे में रह लेते हैं, आप एक कमरे में, 4 कमरे में कोई नहीं सोता है और 4 पलंग पे कोई नहीं सोता है, लेकिन कामकाज समेटना और प्रधानमंत्री का इस कोठी का भी और उनकी जरूरत का भी मैं कोई उस तरह से आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पावर का कॉन्सेंट्रेशन उस पीएमओ में हुआ है और जो फेडरल स्ट्रक्चर सरकार का है, कैबिनेट सबसे ताकतवर होती है हमारे यहाँ, उसकी जगह पीएमओ ताकतवर होता गया है। तभी एक की जगह 2 कोठी, 2 की जगह 3 कोठी को साथ करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि सब काम जब वहीं से होना है, सारे फैसले वहीं से होने हैं, तो फिर ये पावर के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, ये उनके त्याग तपस्या को नहीं। इसे आप बेहतरी की तरह देखते हैं या इसे समस्या की तरह देखते हैं? ऊपर अगर शंक्वाकार कोनिकल अगर सत्ता है तो वो पूरा कंट्रोल रखती है या फिर आपको इसमें कुछ खोट नजर आता है? एक दौर में जब शास्त्री जी थे और एल.के. झा थे उनके सहयोगी, तब पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से ही फैसले होने लगे। बाद में उस स्ट्रक्चर को बदला गया, तो राष्ट्रपति फॉर्म गवर्नमेंट का हो, एक जगह से सरकार चलानी हो, तब तो ठीक है पीएमओ को ताकतवर, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था कैबिनेट को ताकतवर करने की थी। चलिए सर, युवराज पोखराना भी मेरे साथ स्तंभकार के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। युवराज, हम 2 तुलनाएं नहीं कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए या उससे पहले एक लंबा वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बिताने के बाद आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके पास 3 करोड़ 2 लाख की उनकी संपत्ति है, जिसमें अचल संपत्ति नहीं है उनके पास, ज्यादातर जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो गठबंधन की तरफ से एक बड़ा चेहरा है, उनके पास शेयरों की एक बड़ी फहरिस्त है, कंपनियों के शेयरों की भी एक लिस्ट है, 20 करोड़ के करीब करीब की उनकी संपत्ति दिखाई जा रही है। ये तुलना आप किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब, इसमें सर्वप्रथम एक बात मेरे जहन में आई है, राहुल गांधी अपने आप को करियर पॉलिटिशियन बताने का प्रयास करते हैं, तो वो कोई फुल टाइम बिजनेसमैन तो है नहीं। उनके परिवार में जितनी मेरी जानकारी है, राहुल गांधी से लेके नेहरू जी तक किसी ने कोई बिजनेस या व्यवसाय तो करा नहीं है। तो इतनी सारी करोड़ों अरबों की संपत्ति इंक्लूडिंग नेशनल हेराल्ड की, वो कहाँ से आई, ये प्रश्न चिन्ह। दूसरा, कोई भी कंपनी के डायरेक्टर मेरी जानकारी में नरेंद्र मोदी जी तो रहे नहीं है, तो उनकी जो सैलरी है जो कि वो पारदर्शिता से हमारे सामने है, पर राहुल गांधी या उनके परिवार ने क्या व्यवसाय किया, कहाँ से पैसा आया, कुछ नहीं करने के बाद भी करोड़ अरबों कहाँ से आया, इसमें मुझे डाउट है। सर, मैंने शालीनता से आपकी बात सुनी सर, ये तरीका ठीक नहीं है। हम तो में नहीं कर रहे हैं, शालीनता से मैंने आपकी बात सुनी, आपको मान दिया, आप भी वो मान दें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैंने किसी की बात में कोई कहीं नहीं टोका। तो ये रही मेरी एक पहली बात। दूसरी सर ऐसी है कि एक परिवार ने, जो आज सर ने बोला कि पीएमओ में सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, तो क्या हमको सेंट्रलाइजेशन तब नहीं दिखा जब डी.के. बरुआ साहब ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और दूसरा, 100 से अधिक स्टेडियम, 100 से अधिक सड़कें, हजारों गली मोहल्ले, ये सब सरकारी प्रॉपर्टियों का नाम गांधी परिवार के नाम पे रखा, नेहरू जी के नाम पे रखा, तो क्या वो उनको देश अपनी बपौती लगी थी? तो मैं तो इन्हें भी एसेट मानता हूं, अनमूवेबल एसेट, कि आपने अपनी छाप छोड़ दी, तो आपके पास कुछ फिक्स एसेट है, कुछ ऐसे एसेट्स हैं, क्यों एक प्रॉपर्टी को आपने नेहरू जी के नाम पे मेमोरियल बना के रखा? तो ये देश की आपकी बपौती है, मेरा उस पर एक रिजर्वेशन है, और मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, बतौर नागरिक, बतौर स्तंभकार ये बात रख रहा हूं। ठीक है, अरविंद सर कुछ कहना चाह रहे थे। अरविंद सर बोलिए। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि नेहरू जी ने जितना लिखा पढ़ा, भाई ने उसको धो पोंछ दिया। उनकी किताबें कितनी बिकती हैं इनको ये पता नहीं,
मोतीलाल नेहरू ने क्या कमा के और मुल्क को दिया और परिवार को दिया, उसका इनको पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज नरेंद्र मोदी के नाम पे स्टेडियम बन गया उनके रहते, और सारी योजनाएं, नमो योजना और जाने क्या क्या चल रही है। तो नाम इसलिए नहीं दिया जाता, नाम इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने समाज का काम किया है, देश का काम किया है, इसलिए नाम। ये नहीं है कि बपौती है। और तीनमूर्ति उनकी बपौती नहीं है, उनके नाम पर लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर है 10 सेकंड जो चाहूंगा। कंटेम्पररी स्टडीज का देश का नहीं दुनिया का के प्रतिष्ठित संस्थानों में है। किसी को भारत के बारे में कोई रिसर्च करना है तो वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी आता था और वहाँ बैठ के काम करता था, अभी भी करता है, क्योंकि वहाँ इतना संग्रह हुआ है इतनी चीजें कंटेम्पररी मैं 10 भारत सेकंड की चाहूंगा। ठीक और ये- आजादी की लड़ाई की। वो ठीक। बेस्ट सेंटर है, तो इसलिए वो नेहरू के नाम पर रखा जाए, गांधी के नाम पर रखा जाए। अब वो नरेंद्र मोदी के नाम पर तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि संघ का कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा हो गया हो राष्ट्रीय आंदोलन में, ये अभी भी लोग दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं और ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर राष्ट्रीय ठीक आंदोलन है पे अरविंद सर, कोई युवराज आप बने म्यूजियम रहिए, आऊंगी आपके पास भी। मैं हिमांशु सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु सर, एक सवाल भी, कितना मायने रखता है ये कि आपके उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है? क्या वाकई में ये वोटर के दिमाग में रहता होगा, या फिर ये चूंकि एक प्रक्रिया का हिस्सा है, एक फॉर्मेलिटी है सिर्फ जिसे निभाना होता है जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं? ये वोटर देखिए जानना तो चाहता है हकीकत में, क्योंकि इससे पहले बहुत अलग अलग किस्म के वादे किए जा रहे होते हैं, और इसकी वजह से वोटर को जानना तो ये होता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके पास है क्या। मगर इससे पहले ये बात पर मैं जाऊं, नहीं, वहां पर संपत्ति- यहाँ पर एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। अभी झारखंड में कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद के यहाँ छापा पड़ा था, एक बड़ी तादाद में नोट निकले थे, और उनका जब पिछला ये एफिडेविट देखा गया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेल खा रहा हो उससे। हिमांशु जी, आप बात पूरी करें। नहीं, देखिए मैं एक स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अरविंद मोहन जी ने जो बताया, मेरे गुरु है, मेरे बड़े हैं, उनको नमन, मगर मेहरबानी करके सर गलत चीजें मत प्रोपेगेट कीजिए आप। उन्होंने 20 कमरे का मकान में से 19 कमरों से ट्रक भर के सामान निकाल दिया, एक कमरे में वो जीते हैं, और वो जीते हैं। वो ये जो निजी संपत्ति की बात जहां आती है, इनके पर पीएमओ की बात नहीं आती। पीएमओ का कार्यालय बढ़ाया गया, वो खुद उनकी बात तो होगी, मगर साथ में सरकार का फैसला था। आप ऐसा नहीं कह सकते। और ये संपत्ति की बात जहां आती है, वहां पीएमओ और कैबिनेट स्तर, सर ये चर्चा यहां पर नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत संपत्ति की। राहुल गांधी की व्यक्तिगत संपत्ति क्या है और नरेंद्र भाई मोदी की व्यक्तिगत संपत्ति क्या है, वो कहां से आई, वो भी मैंने पहले बता दिया। शुरुआत मैंने वहां से की, पुरखों की संपत्ति है, वो आई होगी, तो उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। मगर सर किसी हर चीज को, जो बात हकीकत होती है, उसको अर्धसत्य करके बताना समाज के अंदर ये गलत है। ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मानता हूं। क्योंकि और जब बात आती है कि ये इनका फर्क पड़ता है, जैसे आपने उदाहरण दिया ना कि झारखंड के अंदर एक राज्यसभा सांसद जो साइकिल पे, जिनके ट्वीट हुए निकले थे, हमारे पास पैसे नहीं है, कांग्रेस प्रमुख ने कहा हमारे पास ट्रेन में जाने के पैसे नहीं है, और उनके सांसद के यहां से 335 करोड़ टैक्स निकलते। तो जब माहौल देश का ऐसा होता है, तब एक या दूसरी पार्टी की बात मैं नहीं करता, मैं हर एक सांसद की बात करता हूं, और बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हर एक सांसद को सत्य रूप से, अब ये घोषित अघोषित, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके जो कैंडिडेट है, आप जाहिर में ऐसा बोल रहे हैं, जाहिर में ऐसा बोल रहे हैं कि इन्होंने इतनी घोषित कर दिया, घोषित जाने कितनी हो, मतलब क्या हुआ आपको? क्या आप झूठ के सहारे चल रहे? क्या ये करेंगे हम देश के अंदर, देश के चुनाव के अंदर? ठीक है हिमांशु सर, बेईमानी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है। नहीं, युवराज मेरा जी कुछ सवाल कहना है। चाह रहे थे, पहले युवराज जी के पास जाते हैं, फिर राहुल लाल जी आपके पास आएंगे हम। मैं केवल आदरणीय अरविंद जी को एक उत्तर देना चाह रहा था और प्रश्न भी पूछना चाह रहा था। अरविंद जी का कहना था कि नेहरू जी की किताबें बिकी, उनका योगदान है। सर वो देश के पहले प्रधानमंत्री है, नेशनल डी उनको नमन करता हूँ, आदरणीय है। आपका कहने का मतलब क्या ये है कि बाकी जो प्रधानमंत्री उनका योगदान नहीं है, सावरकर का योगदान नहीं था, भगत सिंह का योगदान नहीं था? नहीं, सर आप फिर टोक देते हैं, सर आप फिर टोक देते हैं, सर ये अच्छी बात नहीं है। आप इतने वरिष्ठ हैं सर। नहीं युवराज मैं और किसी का कोई योगदान नहीं, केवल नेहरू गांधी परिवार का योगदान था। युवराज मैं मॉडरेट कर रहा हूं, बात ठीक नहीं है। आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं जो हमने सुना,
अरविंद जी ने कमाई से जोड़ा है। भारत है खोज उन्होंने लिखी हुई है जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनके और भी काम हैं और वो लेगेसी में आते हैं, वो इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कमाई आ रही होगी। खैर अब आप अपना जवाब पूरा करें। सर मैं सिर्फ इतना लिमिटेड पॉइंट रखना चाह रहा हूं कि और भी लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं। यदि पुस्तक लिख के 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति बनती है तो वो लॉजिक कोई मुझे बता दीजिए, मैं कल से लिखना शुरू करता हूं। और दूसरी बात, परिवार के योगदान पे मेरा प्रश्न है, योगदान है लेकिन क्या और किसी परिवार का योगदान नहीं था? क्या बोस नहीं थे, सावरकर नहीं थे, पटेल नहीं थे? क्यों सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को घर से निकाल दिया गया? तो जब बात की जाएगी तो खुल के की जाएगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, लोकतांत्रिक दौर है। यदि आप किसी पे प्रश्न उठाएंगे तो आपके भी धागे खोलेंगे और खुले जाएंगे। ये वो जमाना नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल जाओ। 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। जैसे आदरणीय हिमांशु जी ने कहा कि कुछ 1-2 महीने पहले राहुल जी कह रहे थे कि हमारे पास ट्रेन टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, तो कहां से इतनी संपत्ति आई? जो सोशल मीडिया का दौर है, हर झूठ आपका पकड़ा जा रहा है। वो कांग्रेस के संपत्ति की बात हो रही थी, वो अपना पर्सनल संपत्ति की बात कहां कर रहे थे? आप भी गजब है युवराज जी, क्या बात करें? कांग्रेस पार्टी की संपत्ति और कांग्रेस पार्टी की संपत्ति और राहुल गांधी के व्यक्तिगत संपत्ति दोनों पार्टी के अध्यक्ष तो मुझे जानकारी है खड़गे जी है, लेकिन खड़गे जी तक का डीपी राहुल गांधी है। अच्छा राहुल लाल जी, ठीक है, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, क्या राहुल गांधी के इस हलफनामे के बाद, इस एफिडेविट के बाद, या जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके एफिडेविट के बाद, क्या जनता के मन में, लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं का आम आदमी की तरह कि ये संपत्ति का अर्जन कैसे हुआ होगा? जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी किसी ऐसी जगह पर पिछले कई सालों में, मेरी जानकारी में तो नहीं है, जहां वो जाके कमाई कर रहे हो, उन्हें सैलरी मिल रही हो। क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे आप इस इतने बड़े अमाउंट को देखते हुए जुड़ा हुआ? हाँ राजीव जी, देखिए अभी यहाँ पे इसी मामले पे मैं आ रहा हूँ। अभी सबसे पहले तो क्या चीज कहा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी कैसे कह रही है कि हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। भाई कांग्रेस पार्टी की संपत्ति और राहुल गांधी की व्यक्तिगत संपत्ति क्या दोनों एक कैटेगरी में होगी? तब तो फिर ये मामला ही अलग हो जाएगा। दूसरा चीज, चलिए हाँ, राहुल गांधी पर ही है, मैं राहुल गांधी पर ही आपको ला रहा हूँ, राहुल गांधी की राहुल गांधी पे ही आ रहा हूँ। देखिए अब मैं राहुल गांधी पे ही आ रहा हूँ इस समय। देखिए राहुल गांधी के अभी भी अगर हम लोग निवेश देख रहे हैं तो वो अलग अलग शेयर बाजार में कई जगहों पे निवेश है। वहां पे क्या वहां से निवेश के रिटर्न नहीं आ सकते? कोई देखिए पूरे साल तब खड़े होंगे जबकि वो आप निवेश कर रहे हो, आपके आय का कोई साधन अगर गैर कानूनी किस्म का हो तब उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। यहाँ पे बार बार जो है लाया जा रहा है नेशनल हेराल्ड के मामले को। नेशनल हेराल्ड के मामले में तो मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई वो जांच, आखिर ईडी अगर उस छोटे से मामले की जांच अनंत काल तक कर ही रही है तब तक पूरी होगी। आज 2024 में भी वो जांच पूरी नहीं है, 2014 से 13 से वो मामला चल ही रहा है। वो तो आखिर उस बीच में ईडी कहती है कि वो मामला लगभग केस बंद होने वाला है, तो क्या वो गांधी ठीक है, नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र युवराज जी ने भी किया और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास ये संपत्ति शेयर से आई होगी। राहुल लाल जी, आपको भी जरूर पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि किस कंपनी में कितने शेयर्स उन्होंने लगाए ताकि इसी तरह आपके भी पैसे आगे बढ़े। इन्वेस्ट किए। खैर जब धागे खुलते हैं तो कई सारे धागे खुलते हैं। अंजलि आगे बढ़ेंगे किस्सा कुर्सी का में, आप सब बने रहिए हमारे साथ। राहुल लाल जी, अब अगले मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे, उस पर आपसे मैं सवाल लूंगी। लोकसभा चुनाव अपने देखिए पूरे शबाब पर है। एक तरफ बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल भी पीछे नहीं हैं। और इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कन्नौज की रैली में यह दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। इससे पहले लखनऊ में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट की चुनौती को स्वीकार करते हुए यह भी दावा किया था कि पीएम उनके साथ डिबेट नहीं करेंगे। और इस बयान के अब मायने क्या हैं? राहुल गांधी की मंशा आखिर क्या है? राहुल गांधी पीएम के साथ क्या वाकई में सार्वजनिक मंच पर चर्चा करना चाहते हैं या फिर इस बयान को भुनाना सिर्फ चाहते हैं? पूरा मामला क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बाइट सुनवाते हैं आपको। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे।
हिमांशु सर, अरविंद सर हमारे साथ बने हुए हैं, युवराज जी भी हैं, राहुल जी भी हमारे साथ। अरविंद मोहन सर, अब आपसे शुरू करती हूं इस पूरे मुद्दे पर। राहुल गांधी को आपने सुना, तैयार हैं पूरे तरीके से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार हों और फिर अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन हो उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। राहुल गांधी के इस चैलेंज को कैसे देखते हैं आप? ये चैलेंज पॉलिटिकल ही है, चुनावी ही है। मेरे ख्याल इस किस्म की बहस मुल्क में अभी हुई नहीं है कभी, और न यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म का चुनाव है कि आपका चुनाव कौन कर देगा, आप नरेंद्र मोदी से किस हैसियत से। अरविंद मोहन बात करने जाएं तो ये कह सकते हैं कि वो पत्रकार हैं, वो इंटरव्यू कर रहे हैं, या तो आप अगर कांग्रेस के या विपक्ष के उम्मीदवार होते प्रधानमंत्री तब भी माना जा सकता था कि आप डिबेट करने की काबिलियत आप में, या आप ही करें, दूसरा कोई नहीं करे। तो ये मसला ऐसे ही है, ये चुनाव में अपना उन्होंने उछाला है। और ये भी सच है कि प्रधानमंत्री ऐसी बातों में नहीं आएंगे, ये उन्होंने खुद प्रेडिक्ट किया। उससे भी ज़्यादा मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, फर्क होगा। अरविंद सर, अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि राहुल गांधी की तरफ से जो बात कही गई, ये विद इन द अलायंस ये बात सामने रखने की कोशिश की गई, भाई लीडर के तौर पर अगर कोई चैलेंज दे सकता है, दे रहा है, तो वो राहुल गांधी है, भविष्य की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए। मेरे ख्याल इतना भी देखने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ, काफ़ी पत्रकार लोग बीते 10 बरस से हम इंतजार ही कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सवाल लें, काउंटर क्वेश्चन करने का की इजाज़त उसमें हो। बाकी सब बातें बोलते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, हर उनका प्रोग्राम कवर हो रहा है मीडिया में, लेकिन मीडिया से सीधी बात करें, कोई इंटरव्यू पेश करें, 10 बरस में अभी तक तो नहीं किया है। तो हम भी ये सवाल उठा सकते हैं कि अच्छा प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तो इसका कोई मतलब नहीं है अभी चुनाव में। अब ये इसको चुनावी मसला ही मानना चाहिए, और उनका नया उत्साह है, नया ऊर्जा है उनकी, और वो नया अब उनको कहीं दिख रहा होगा कुछ जमीन पे कुछ, तो इसलिए वो अपना बोल रहे हैं। इसको उसी तरह से लेना चाहिए। बहुत मेरे ख्याल से ये सीरियस मसला नहीं है, ना अपने यहाँ ये परंपरा है, और न इस किस्म की डिबेट अभी तक कभी। चलिए हिमांशु भट्ट जी से सवाल पूछ लेता हूँ। हिमांशु जी, राहुल गांधी का ये कहना, दरअसल वहां पर सवाल पूछने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने सवाल पूछा हिमांशु जी यहाँ पर, और राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो डिबेट कर लूंगा, वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। ये कुछ उस तरीके का है जिस तरीके से अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होते हैं तब दो उम्मीदवारों के बीच में वहां पर चर्चा होती है, उस पर जनता सोचती है। अब एक अमेरिकी इफेक्ट ये है, एक अमेरिकी इफेक्ट सैम पित्रोदा जो अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, उनका था विरासत टैक्स वाला, तो अमेरिकी प्रभाव देखने को मिल रहा है। नहीं, ये क्यों करेंगे? और जो अमेरिकी इफेक्ट जो कहते हैं ना, ये अमेरिकी इफेक्ट है ना, एक डोमिनो इफेक्ट होता है। उसमें ज्यादा नहीं जाते हुए मैं आपको बताऊं, अमेरिकी इफेक्ट में भी उनको वो समझ में आना चाहिए था कि पहले आपको या डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी के ऑफिशियल नॉमिनी बनना पड़ता है, मतलब के उम्मीदवार बनना पड़ता है। आपके अलायंस का घोषित उम्मीदवार कौन है प्रधानमंत्री पद का? अगर प्रधानमंत्री डिबेट भी करेंगे तो वो घोषित उम्मीदवार के साथ करेंगे। इतनी सहज समझ जब जिनमें नहीं है, उनसे डिबेट करके क्या फायदा? बहुत सीधी सादी बात है। जब बात आती है तब एक बाजू आप बोलते हैं कि हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री बन जाएंगे, दूसरी तरफ आपके केजरीवाल साहब है, वो जाहिर मंच से कह देते हैं कि इंडिया अलायंस सत्ता पे आएगा, किसी को कुछ पता नहीं, 200 यूनिट बिजली माफ कर देंगे हम, मैं बोलूंगा सबको सब मान जाएंगे। वो प्रस्तावित करना चाहते हैं कि 22 सीटें खाली लड़के वो इंडी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएंगे। यहाँ राहुल गांधी टॉमिंग करते रहते हैं हर जगह पे। देखिए, ये अटेंशन ड्रॉ करने की बात है। अरविंद मोहन जी की बात से मैं बहुत सहमत हूं कि ये चुनावी शगुफा छोड़ा हुआ है। ठीक है, और आशा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसा, नरेंद्र भाई जैसा मंजा हुआ खिलाड़ी इनकी ये बात को सुनेगा। आप इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत की जनता इस तरीके के शगुफे को उसी रूप में लेगी जिसमें इसमें छोड़ा गया है कि शगुफा मानेगी? लोग इसमें बहेंगे तो नहीं कि देखो प्रधानमंत्री डर गया? नहीं बहेंगे। आपको परिणाम बता देगा ना 4 जून को। देखो, दूध का दूध, पानी का पानी तो होना है। जनता का जो चुकादा होगा वो तो सबको भरना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं ऐसे देश के अंदर, और वो सबका हक है शगुफे छोड़ने का।
मगर 4 जून को जो होगा वो हकीकत होगी। बिल्कुल, 4 जून के नतीजों पर तो निगाहें रहेंगी और सबको इंतजार भी है। बहरहाल 4 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 5वें चरण में रायबरेली में भी चुनाव होना है, जहां से राहुल गांधी मैदान में है। युवराज, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, और जनाधार किस तरह से कम हुआ है पिछले लोकसभा चुनावों में, ये भी हमने देखा है कि किस अंक तक पहुंच गई है कांग्रेस। प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी डिबेट के लिए। क्यों प्रधानमंत्री राहुल गांधी के साथ डिबेट करेंगे? जैसा कि इससे पहले अरविंद सर और हिमांशु जी ने भी जिक्र किया, अगर वो उम्मीदवार होते इंडिया अलायंस के तो फिर भी एक्सेप्ट किया जा सकता था इस चीज को, लेकिन अब किस हैसियत से राहुल गांधी बोल रहे हैं? एक सांसद हैं, क्या सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री अलग अलग डिबेट करेंगे क्या? अब देखिए, ये तो बिना सर पाँव की बातें हैं। ये तो वही बात हो गई कि युवराज की मंशा थी कि आलिया भट्ट उससे शादी करे, बट आलिया ने जवाब नहीं दिया, तो ये तो वो बात हो गई, कोई सरपाव है नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी की एक बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी प्यारी बात है। 10 वर्ष पूर्व मीडिया में एक बहुत जोरदार इंटरव्यू उन्होंने दिया था। पूरे इंटरव्यू में कैसेट चलती गई, महिला सशक्तिकरण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो दिन है, आज का दिन है। राहुल जी कभी मीडिया के आगे आए नहीं, और वो इंटरव्यू जब जब मैं जीवन में डिप्रेस होता हूँ, उदास होता हूँ, तब तब मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो राहुल जी का मीडिया प्रेजेंस ये है, उनकी समझ बहुत स्क्यूड है। और ये मैं नहीं कह रहा, पार्टी के पुराने लोग जो पार्टी छोड़ते हैं वो कहते हैं कि कुछ लेफ्टिस्टों ने हाईजैक कर ली पार्टी को। राहुल गांधी को लाल किताब दे दी, वो हर जगह लेके आ रहे कि मेरे हाथ में संविधान है, मैं बचाऊंगा। फिर वो मीडिया के सामने कहते हैं हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो राहुल जी के पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, और ना ही वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। कभी वो थाईलैंड जा रहे हैं, कभी वो लंदन जा रहे हैं। तो जब तक उन्हें समझ नहीं है मुद्दों की, वो डिबेट करने योग्य नहीं है, ऐसा देश की जनता को लगता है। और आखिरी 10 सेकंड, जैसे आदरणीय हिमांशु जी ने कहा, यदि डॉटेड इंडिया अलायंस कह दे कि हम सारा एक लेटर हेड पे लिख के दे रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ प्रधानमंत्री डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट करें, तो मुझे लगता है मोदी जी को आगे आना चाहिए। बट क्या ये इंडिया अलायंस की सहमति है, या राहुल गांधी की इच्छा है कि जो केजरीवाल मीडिया हाईलाइट ले जा रहे हैं वो मीडिया की हाईलाइट खुद पे आ जाए? उसके लिए राहुल गांधी जी की टीम ने स्टंट किया। ये मेरे समझ के परे है चीज। राहुल लाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आप राहुल और राहुल गांधी, खैर मैं उनका अलग स्तर, आप अलग जगह बात सामने रख रहे हैं, लेकिन राहुल के ये जो बयान सामने आ रहे हैं, ये एक रणनीतिक तौर पर सोचे समझे बयान है, जिससे एनडीए को उलझाया जा सके, जिसके पीछे भले कोई चीज ना हो, लेकिन एनडीए उलझ जाए और उसके आगे के चरणों में उसके परफॉर्मेंस पर असर पड़े। ये पूरी तरह से वेल ड्राफ्टेड चीजें हैं, आप समझ पा रहे हैं इन्हें? राजीव जी, सबसे पहले चीज तो यहाँ पे चर्चा हुई कि अमेरिकी प्रभाव कहाँ पर है। देखिए, भारतीय जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की परंपरा होती है, वहां पर सीधे सीधे सामने में एक उम्मीदवार होता है एक पार्टी की तरफ से। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सवाल पूछते रहते हैं इंडिया अलायंस के लोगों से कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, जबकि संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये प्रश्न भी गलत है। और ये उम्मीद, हालांकि हर पार्टी अपने अपने दाव पेच के अनुसार करती है, तो जब आप ये सवाल चुनाव से पहले ही पूछते हैं कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, तो मैं मानता हूं कि ये अमेरिकी तंत्र का ही प्रभाव है। बाकी अब दूसरा चीज की बहस के मामले के ऊपर ये पूछना कि राहुल गांधी ने कैसे चुनौती दे दी कि वो मोदी जी से जो है कि डिबेट कर सकते हैं। देखिए, हमने देखा था लखनऊ में वो सवाल जो है कि सामने से लोगों ने पूछा उनसे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आप डिबेट करना चाहेंगे, ये सवाल पूछा गया। ये सवाल अगर विपक्ष के किसी भी नेता से पूछा जाता, अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछा जाता या किसी अन्य से भी पूछा जाता, तो उनके तरफ से भी यही उत्तर होता। अगर कोई नेता ये कह दे कि नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी के सामने में डिबेट करने के लिए मैं नहीं जा सकता, तब तो फिर ये मान लिया जाता कि चुनाव से पहले ही जो है कि सामने वाले व्यक्ति ने हार मान लिया। तो मैं इसको कोई बहुत ज्यादा बड़ा गंभीर मामला नहीं मानता, क्योंकि वो वहां के अमेरिकी चुनाव की ये विशेषताएं हैं कि वहां पे दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जो है कि प्रतिनिधि चुने जाते हैं, आपस में उनके बीच पे डिबेट होता है जिसको टीवी पर प्रसारित किया जाता है। भारत में सीधे सीधे संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है राहुल लाल जी, अरविंद जी के पास एक बार फिर से मैं जा रही हूँ। अरविंद सर, राहुल गांधी अब खुला चैलेंज दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन राहुल गांधी को जब मौका मिलता है वाकई में कुछ बात कहने का संसद में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते हैं, तब हमने देखा है राहुल गांधी कुछ टॉपिक से इतर ही अलग बयानबाजी करते हैं। अच्छा मौका होता है उनके पास सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का, अपनी बात रखने का, लेकिन फिगर, फैक्ट, रिकॉर्ड और रिपोर्ट से इतर किस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, ये हमने देखा है। वो कहते हैं कि भारत माता की हत्या हो रही है, उनको मारा जा रहा है, इस तरह के बयान राहुल गांधी देते हैं फिर संसद में।
पार्लियामेंट की बातों में उन्होंने क्या कहा है, ये दोनों तरह की बातें हैं। उसमें कई भाषण मुझे याद आते हैं, काफी अच्छा भी बोला, कई में बैठक पे भी हुए, तो बल्कि कई बार तो खुद बोल के बढ़िया और उसके बाद वो आंख मार के साहब पे पानी फेर दिया। वो इतना बढ़िया उनका वो परफॉर्मेंस था, लेकिन पता नहीं किसको आंख मारी उन्होंने और ऐसा लगा कि ये तो बच्चे वाली हरकत। तो इसलिए राहुल गांधी को अभी मैच्योर होने में वक्त लगेगा, लेकिन ये चुनाव जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, इससे पहले से जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें सामने ये सवाल आए कि आप प्रधानमंत्री से बात करेंगे क्या, तो ये जवाब ही देना होगा। और ये जवाब एक तरह से उलझाने वाला है। अपने तो बच गए और प्रधानमंत्री की तरफ गेंद। अरविंद सर, मैं आपकी बातों को जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही ले रहा हूं। उम्मीद है मेरे दर्शक भी उसे समझ रहे होंगे। आपने एक लाइन कही, अभी राहुल गांधी को मैच्योर होने में वक्त लगेगा। हालांकि आपका अनुभव है जो आपने ये लाइन का इस्तेमाल किया, लेकिन 6-7 साल के अंदर वो सीनियर सिटीजन होने वाले हैं। अब और कितना वक्त लगेगा? चलिए, चर्चा हमारी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर जानते हैं कि आखिर कहां क्या कमी दोनों तरफ से सामने आ रही है। क्या बयानबाजी जरूर से ज्यादा हो रही है या फिर उलझ जा रहे हैं नेता? एक ब्रेक के बाद।